Now I will discuss about the first aid management of bleeding. Okay, first I will discuss the definition of bleeding. Hemorrhage or bleeding occurs as a result of break in continuity of blood vessels, which may be the result of trauma और ulceration. तो मेनली हम लोग को पता है ब्लड वेसल्स मेनली हम लोग का बॉडी में 3 टाइप का होता है, वेन, आर्टरी एंड कैपिलरी. तो कोई भी टाइप ऑफ ब्लड वेसल में कोई भी ब्रेकडाउन होने के वजह से, वो कोई भी इंजरी की वजह से हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, अल्सरेशन की वजह से हो सकता है. तो उसमें जब वो ब्लड वेसल में कोई भी ब्रेकडाउन होगा और जिसके वजह से ब्लड वेसल का कॉन्टिन्यूटी लॉस हो जाएगा, उससे क्या होगा, वो ब्लड वेसल रैप्चर होने की वजह से वहाँ से ब्लीडिंग होगा. ठीक है, ब्लीडिंग का और एक नाम क्या है, हेमरेज. ओके, नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ हेमरेज और टाइप्स ऑफ ब्लीडिंग. तो मेनली देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ हेमरेज. फर्स्ट इज एक्सटर्नल ब्लीडिंग और एक्सटर्नल हेमरेज, अनदर इज द internal bleeding or internal hemorrhage. Under the external bleeding there are mainly 3 types. First is arterial blood, second is venous blood, third is capillary blood. So now I will discuss about the external bleeding. When the bleeding is external, blood can be seen coming from an open skin is broken wound. जब कोई भी कहाँ से भी ब्लीडिंग हो रहा है और वो ब्लीडिंग बाहर से दिख रहा है, मेनली स्किन जब रैप्चर हो जाता है, स्किन जब ब्रोकन हो जाता है तब ब्लीडिंग दिखता है. ठीक है, बिकॉज स्किन के नीचे में बहुत सारे वेसल्स वगैरह है. नेक्स्ट, एक्सटर्नल ब्लीडिंग कैन बी फ्रॉम एन आर्टेरियल, a blood vessel which carries the blood away from the heart, from a vein, a blood vessel which carry the blood back to the heart, from capillaries, tiny blood vessels connecting an artery and vein. तो मेनली एक्सटर्नल ब्लीडिंग नाम से पता चल रहा है जो ब्लीडिंग बाहर से दिखेगा, मेनली स्किन ब्रेकडाउन होने की वजह से एक्सटर्नल ब्लीडिंग होता है. जब ब्लड निकल आएगा तब हम लोग उसको बोलेंगे एक्सटर्नल ब्लीडिंग. एक्सटर्नल ब्लीडिंग में 3 टाइप ऑफ ब्लीडिंग होता है. फर्स्ट इज आर्टेरियल ब्लीडिंग. आर्टेरियल ब्लीडिंग में मेनली क्या होता है, आर्टरी रप्चर होने की वजह से जो ब्लीडिंग होगा उसको हम लोग बोलेंगे आर्टेरियल ब्लीडिंग. मेनली जो आर्टरी है वो क्या करता है, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके होल बॉडी में सप्लाई करता है. तो इसलिए इसको बोला है जो ब्लड वेसल ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके हार्ट से अवे मीन्स होल बॉडी में सप्लाई करता है, उसको हम लोग बोलते हैं आर्टेरियल ब्लीडिंग. नेक्स्ट, वेनस ब्लीडिंग. जो वेन मेनली कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होता है ब्लड में. तो वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मेनली होल बॉडी से आके हार्ट में जाता है. तो वेन क्या करना, वेन का काम क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर हार्ट में जाना. ठीक है, और कैपिलरी मेनली आर्टरी और वेन का कनेक्शन में रहता है. तो एक्सटर्नल ब्लीडिंग है, 3 टाइप ऑफ ब्लीडिंग आता है. फर्स्ट, आर्टेरियल ब्लड. It is bright red, rich in oxygen, and is usually expelled from the wound in spurts. The spurts are caused by the pulse waves resulting from the heart's pumping action, contraction. तो आर्टेरियल ब्लड, आर्टरी हम लोग को पता होना चाहिए, कोई भी आर्टरी में डैमेज हुआ है, रैप्चर हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है, तो वहाँ से जो ब्लड निकलेगा वो ब्लड का कलर होगा ब्राइट रेड इन कलर. ओके, तो ब्राइट रेड क्यों हो रहा है, क्योंकि आर्टरी हर टाइम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है. बट इसका एक्सेप्शनल भी है, पाल्मोनरी आर्टरी मेनली जो है वो मेनली क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, एक्सेप्शनल केस. ओके, तो जो आर्टरी से ब्लीडिंग स्टार्ट होगा तो वो बहुत फोर्सफुली जस्ट लाइक स्पार्ट के तरह वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, क्योंकि वहाँ का आर्टरी ब्रेकडाउन होने से जो ब्लीडिंग होता है वो बहुत फोर्सफुली क्यों होता है, क्योंकि हम लोग को पता होना चाहिए आर्टरी में ही वाल्व है. ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है, हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है किसके साथ, आर्टरी के साथ. तो हार्ट जब
कंट्रैक्शन कर रहा है तब हम लोग क्या आर्टरी में जब हम लोग पल्सेशन चेक करते हैं तो मेनली हम लोग आर्टरी में पल्सेशन चेक करते हैं ना, तो आर्टरी के साथ पल्स का कनेक्शन है, तो आर्टरी के साथ डायरेक्ट हार्ट का कनेक्शन होने की वजह से आर्टरी से कोई भी ब्लड लीकेज होगा व आर्टरी का रप्चर होगा तो उससे बहुत फोर्सफुली स्पार्ट की तरह वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द वेनस ब्लड। इट इज़ अ डार्क ब्लूइश का रेड, low in oxygen content and flows at a slower steady rate. Venous blood does not escape in spurts because the pulse is not present in the veins. तो जो वेनस ब्लड है वो मेनली उसका कलर क्या होता है, डार्क ब्लूइश इन कलर होता है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है और डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। इसका भी एक्सेप्शनल है, पाल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है। ठीक है, तो कोई भी वेन में डैमेज हुआ और रप्चर हुआ वहाँ से जो ब्लड निकलेगा बहुत उसका फोर्स उतना ज़्यादा नहीं होता है, स्लोली रेट से वहाँ से ब्लड निकलता है और स्पार्क्स की तरह भी नहीं निकलता है। ठीक है, क्योंकि वेन के साथ पल्स का कोई कनेक्शन नहीं है। वेन में हम लोग पल्स चेक करते हैं नहीं, हम लोग हर टाइम आर्टरी में पल्स चेक करते हैं। तो इसके वजह से वेन में जब कोई रप्चर होता है और वेन में डैमेज होता है तो वहाँ से जो ब्लड निकलता है वो थोड़ा धीरे धीरे निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द कैपिलरी ब्लड। इट रिजेंबल्स आर्टेरियल ब्लड इन कलर ब्राइट रेड। तो कैपिलरी का डैमेज होने से जो निकलेगा वो ब्लड का कलर भी ब्राइट रेड इन कलर होता है। दस वेरी स्मॉल साइज ऑफ कैपिलरीज कॉजेज द एस्केपिंग ब्लड टू ooze फ्रॉम ए wound rather than flow at a more rapid rate. तो कैपिलरी में डैमेज होगा तो वहाँ से कोई ज़्यादा रैपिड रेट में ब्लड नहीं निकलता है, वहाँ से ऊजिंग की तरह कोई भी सिक्रेशन, जैसे ऊजिंग की तरह कोई भी सिक्रेशन निकलता है, ऊजिंग की तरह वहाँ से ब्लड धीरे धीरे करके निकलता है। ठीक है, दोस आर द एक्सटर्नल ब्लीडिंग, टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल ब्लीडिंग। Next, I will discuss about the internal bleeding. Hemorrhage into organs or body cavity which cannot be seen from outside. तो जब ब्लीडिंग कोई भी इंटरनल ऑर्गन में होगा, बॉडी कैविटी में होगा, जो बाहर से हम लोग नहीं देख पाएंगे, ब्लड भी बाहर में नहीं निकल आएगा और स्किन भी इंटैक्ट रहेगा, तब हम लोग उसको बोलेंगे इंटरनल ब्लीडिंग। ओके, there are mainly three type of internal bleeding. First is primary hemorrhage. इट ऑकर्स एट द टाइम ऑफ इंजुरी। जब इंजुरी हो रहा है, कोई भी ट्रॉमा हुआ है, इंजुरी हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, उसके साथ साथ जब ब्लीडिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी हेमरेज। ओके, तो प्राइमरी हेमरेज किसके अंदर में आता है, इंटरनल ब्लीडिंग के अंदर में आता है। बट ये प्राइमरी हेमरेज जो ब्लीडिंग हो रहा है, बट ये कोई भी बॉडी कैविटी में और इंटरनल ऑर्गन में हो रहा है, बाहर से हम लोग नहीं देख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट is the reactionary hemorrhage. It occurs within 36 hours after injury, usually in 4 to 6 hours. It is due to recovery from shock, establishment of collateral circulation, slipping of ligature or dislodgement of blood clot sealing the injured vessel with coughing which increases venous pressure. तो रिएक्शनरी हेमरेज क्या है, मेनली ये हेमरेज कोई भी इंजुरी हुआ है उसका 36 आवर्स बाद होता है और कभी कभी मेनली ये 4 to 6 आवर बाद ही इंजुरी का होता है, कभी कभी 36 आवर बाद भी हो सकता है। मेनली ये जब पेशेंट रिकवर कर गया है शॉक से, उसके बाद पेशेंट का कोलैटरल सर्कुलेशन एस्टेब्लिश हो गया है, लाइगेचर स्लिप हो गया है और कोई भी ब्लड वेसल था जिसमें कोई भी ब्लड क्लॉट जाके वो ब्लड वेसल को सील कर दिया था, जिसके वजह से वो ब्लड क्लॉट की वजह से वहाँ से ब्लीडिंग नहीं हो पा रहा था। तो वो ड्यू टू वेरियस एक्शन सच एज काफिंग के वजह से क्या हुआ, वो डिसलॉजमेंट वहाँ से निकल गया और ब्लड क्लॉट वहाँ से निकल गया, जिसकी वजह से वहाँ से क्या हो गया, इंजर्ड वेसल से क्या होगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जा सकता है, क्योंकि काफिंग वगैरह करने से वेनस प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो यह है रिएक्शनरी हेमरेज। नेक्स्ट is the secondary hemorrhage. तो it occurs 3 to 10 days after the injury. ये secondary hemorrhage 3 दिन से 10 दिन के अंदर में होता है इंजुरी होने के बाद। It is usually due to infection at the site of injury which causes softening of tissue, ulceration and clogging etc. तो ये मेनली किसकी वजह से होता है, वो इंजुरी के साइड में कोई इन्फेक्शन हो गया है
उसके बाद वहाँ पे कोई अल्सरेशन हुआ है, सॉफ्टनिंग ऑफ टिश्यू हुआ है, स्लॉगिंग हुआ है ऊपर, वो उसके वजह से सेकेंडरी एमआरआई हो सकता है। मीन्स कोई भी इंजुरी जो है वहाँ पे इन्फेक्शन और टिश्यू सॉफ्टनिंग, अल्सरेशन, इसकी वजह से जो ब्लीडिंग होगा मेनली इंजुरी का 3 to 10 days बाद, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी ब्लीडिंग। नाम से पता चल रहा है जो बाद में होगा वो सेकेंडरी ब्लीडिंग है। ठीक है, तो ये है इंटरनल ब्लीडिंग। ओके, नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ब्लीडिंग। फर्स्ट, तो ब्लीडिंग नाम से पता चल रहा है, साइन एंड सिम्टम में ब्लड लॉस होगा, और इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। नेक्स्ट, फीलिंग कोल्ड, थर्स्टी एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन, तुम्हारा ब्लड लॉस हो रहा है, फ्लूइड लॉस हो रहा है, ब्लड अमाउंट बॉडी में कम हो रहा है, तो इसकी वजह से तुम्हारा जो ब्लड है वो क्या करता है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, बॉडी को वार्म रखता है। बट ब्लड ही लॉस हो जा रहा है तो फीलिंग कोल्ड होगा, थर्स्टी होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगा, क्योंकि हार्ट भी सफिशिएंट अमाउंट और ब्लड नहीं पा रहा है होल बॉडी में सप्लाई करने के लिए। उसके साथ साथ पल्मोनरी फंक्शन भी डिक्रीज होता जाएगा, इसलिए शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा। ठीक है, पेल विथ कोल्ड एंड क्लैमी एक्सट्रीमिटीज़, तो पेल कलर हो जाएगा, एक्सट्रीमिटीज़ वगैरह में पेल हो जाएगा कलर, कोल्ड हो जाएगा, टच करेंगे तो हम लोग देखेंगे वो एक्सट्रीमिटीज़ कोल्ड हो गया है, क्लैमी हो गया है। रेस्टलेसनेस हैज़ रैपिड ब्रीदिंग, मीन्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। रैपिड एंड थ्रेडी पाल्स जो होगा और रैपिडली होगा और थ्रेडी होगा। और लो ब्लड प्रेशर, तो ब्लड लॉस हो रहा है तो ब्लड प्रेशर भी तो लो ही होगा, हाइपोटेंशन होगा। ठीक है, दोज आर द मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम ऑफ ब्लीडिंग। नेक्स्ट, प्रेशर पॉइंट टू स्टॉप ब्लीडिंग, तो हम लोग का बॉडी में बहुत सारा एरिया में प्रेशर पॉइंट है, जहाँ पे ब्लीडिंग होगा तो हम लोग कहाँ पे प्रेशर देंगे वो बाद में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो कौन सा प्रेशर पॉइंट है, टेम्पोरल रीजन में है, साइड ऑफ द जॉ में है, एबव ऑफ द क्लेविकल में है, अंडर साइड ऑफ द अपर आर्म में है, क्रूक ऑफ द एल्बो में है, फ्रंट ऑफ रिस्ट में है, मिडवे ऑन ग्रोइन में है, अंडर साइड ऑफ नी में है, फ्रंट ऑफ एंकल में है। तो दोज आर द प्रेशर पॉइंट। तो ये सब प्रेशर पॉइंट में कहाँ पे कौन सा आर्टरी है और कौन सा आर्टरी डैमेज होने पे हम लोग कहाँ पे प्रेशर दे के ब्लीडिंग स्टॉप कर पाएंगे, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ये। ठीक है, ए प्रेशर पॉइंट इज ए पॉइंट at which an artery can be compressed between the comprising finger and an underlying bone। तो कोई भी प्रेशर पॉइंट में इंजुरी हो गया है और प्रेशर पॉइंट में जो आर्टरी था वो डैमेज हो गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिंगर देके उसको कॉम्प्रेस करेंगे। फिंगर देके ऐसे कॉम्प्रेस करना है जिससे वो आर्टरी फिंगर और अंडरलाइंग बोन के बीच में कॉम्प्रेस हो जाए, जिससे प्रेशर की वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग स्टॉप हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट इज द कैरोटिड आर्टरी विच सप्लाइज ब्लड टू द हेड एंड नेक कैन बी कॉम्प्रेस्ड अगेंस्ट द ट्रांसवर्स फोर्सेस ऑफ द 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो जो कैरोटिड आर्टरी में डैमेज हो गया है, कैरोटिड आर्टरी रप्चर हो गया है, हम लोग को पता होना चाहिए कैरोटिड आर्टरी जो है वो मेनली हम लोग का हेड एंड नेक में ब्लड सप्लाई करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा का ट्रांसवर्स प्रोसेस है वहाँ पे जाके प्रेशर देंगे, मीन्स कॉम्प्रेस करेंगे, जिससे ब्लीडिंग स्टॉप हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट इज द subclavicle artery can be compressed against the first rib above the clavicle at the junction of its inner and middle third। तो जो सबक्लेविकल आर्टरी है उसका डैमेज हो गया और वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, तो हम लोग कहाँ पे कॉम्प्रेस करेंगे, फर्स्ट रिब जो है उसका थोड़ा एवअप, मीन्स क्लेविकल के थोड़ा ऊपर हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्रेस करेंगे, जिससे सबक्लेविकल आर्टरी से जो ब्लीडिंग हो रहा है वहाँ पे ब्लीडिंग स्टॉप हो सके ड्यू टू प्रेशर। ओके, नेक्स्ट, द एक्सिलरी आर्टरी कैन बी कॉम्प्रेस्ड अगेंस्ट द हेड ऑफ द ह्यूमरस इन द आर्मपिट। तो एक्सिलरी आर्टरी जो है उसका डैमेज होगा, वहाँ से ब्लीडिंग होगा, तो हम लोग कहाँ पे कॉम्प्रेशन करेंगे, ह्यूमरस जो है हम लोग का बोन, उसका हेड ऑफ द ह्यूमरस में इन द आर्मपिट एरिया, मीन्स एक्सिलर रीजन में जो हेड ऑफ द ह्यूमरस है वहाँ पे हम लोग कॉम्प्रेशन देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, द ब्राकियल आर्टरीज पास अगेंस्ट द ह्यूमरस एट द इनर मार्जिन ऑफ द बाइसेप्स मसल इन द आर्म। तो मेनली ब्राकियल आर्टरी जो मेनली ह्यूमरस से पास होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, बाइसेप्स मसल जो है आर्म में, बाइसेप्स मसल का इनर मार्जिन में कॉम्प्रेशन देंगे, तो ब्राकियल आर्टरी से जो ब्लीडिंग हो रहा है वो स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट,
femoral artery is compressed in the groin against the horizontal portion of the pubic bone। तो femoral artery हम लोग को पता होना चाहिए groin में होता है, तो femoral artery से bleeding हो रहा है तो हम लोग groin में क्या करेंगे, कॉम्प्रेशन देंगे, जिससे जो कॉम्प्रेशन प्यूबिक बोन में हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ द प्यूबिक बोन के ऊपर कॉम्प्रेशन होगा, जिसकी वजह से femoral artery से ब्लीडिंग स्टॉप हो सकता है। नेक्स्ट, अप्लाई आइस पैक ओवर एन एरिया ऑफ कैपिलरी हेमरेज, अप्लाई प्रेशर बैंडेज ओवर द एरिया ऑन कंट्रोलिंग द हेमरेज। तो मेनली कैपिलरी जो हेमरेज होता है वो मेनली ब्रूसेस की तरह होता है। पहले जो मैं वीडियो बनाया था वहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे बहुत टाइप ऑफ वुंड क्या क्या है, उसमें एक था कॉन्ट्यूशन और ब्रूसेस। तो ब्रूसेस मेनली किस लिए होता है, कैपिलरी हेमरेज की वजह से होता है। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा मिनी जो ब्लड वेसल्स है उसको हम लोग कैपिलरी बोलते हैं, तो उसका हेमरेज की वजह से मेनली ब्रूसेस होता है। तो वहाँ पे हम लोग क्या देंगे, आइस पैक दे के कोल्ड कंप्रेशन देंगे, जिससे उसका हेमरेज जो है, ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो सके। ठीक है, नेक्स्ट और प्रेशर बैंडेज यूज़ करेंगे वहाँ पे जिसमें क्या करना है, हेमरेज को बंद करना है। तो हम लोग देख पा रहे हैं वहाँ से एक्सटर्नली ब्लीडिंग दिख रहा है, वैसे ब्लीडिंग बाहर में दिख रहा है, तो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर बैंडेज यूज़ करेंगे, जिससे प्रेशर की वजह से वहाँ से हेमरेज बंद हो सके। ठीक है, नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल हेमरेज। तो कोई भी पेशेंट का इंटरनली हेमरेज हो रहा है तो हम लोग क्या कैसे उसको फर्स्ट एड मैनेजमेंट कर पाएंगे और क्या क्या प्रिंसिपल हम लोग को मेंटेन करना है। बेड रेस्ट इन द हाई हेड लो पोजिशन, तो foot end of the cot is raised with a stool under the transverse rod connecting the legs. Patient's feet are raised with pillows underneath। मेनली क्या है, हम लोगों का जो फुट एंड जो है उसको रेस करना है, तो हम लोग बहुत कुछ दे के फुट एंड को रेस कर सकते हैं, हेड को लो पोजीशन में रख सकते हैं। तो फुट एंड के रेस करेंगे थ्रू पिलो सपोर्ट देके हम लोग कर सकते हैं, कोई भी टूल का सपोर्ट देके भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अलाउ नो मूवमेंट, ऐसा कंडीशन में पेशेंट को कोई मूवमेंट करने के लिए अवॉइड करने के लिए बोलना पड़ेगा। कवर द ब्लैंकेट टू कीप वार्म, पेशेंट को ब्लैंकेट से कवर करना है क्योंकि ब्लीडिंग हो रहा है, इंटरनली ब्लीडिंग हो रहा है, तो ब्लीडिंग होने से क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाएगा, तो इसलिए पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पेशेंट को वार्म रखने के लिए ब्लैंकेट अप्लाई करना है। डू नॉट गिव एनीथिंग ओरली एज इट इज़ वेरी लाइकली दैट anesthesia will have to be given for an operation when the patient is taken to the hospital। तो मैं हम लोग क्या कर रहे हैं, पेशेंट को फर्स्ट एड मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो हम लोग जितना हो सके जितना फर्स्ट एड पेशेंट को हॉस्पिटल लेने से पहले हम लोग जो प्रोटेक्टिव मेजर और प्रिवेंटिव मेजर यूज़ कर सके वो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, पेशेंट को ओरली कुछ भी नहीं देना है क्योंकि हॉस्पिटल लेने के बाद इंटरनल ब्लीडिंग है, तो पेशेंट को तो ऑपरेशन करके देखना पड़ेगा अंदर में क्या क्या होगा नहीं होगा। तो ऑपरेशन हो सकता है, पेशेंट का ऑपरेशन होगा ही, इंटरनल ब्लीडिंग है तो ऑपरेशन होगा ही, तो ऑपरेशन होने के लिए तो पेशेंट को एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। तो पेशेंट ओरली कुछ ले लिया है तो एनेस्थीसिया देने से बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन होने का चांस होता है। तो इसलिए पेशेंट का कोई भी ओटी होगा तो पेशेंट को नथिंग पर माउथ में रखना है, तो इसलिए ओरली हम लोग कुछ नहीं देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांसफर टू हॉस्पिटल एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। इंटरनल ब्लीडिंग केस में हम लोगों की इंटरनल ब्लीडिंग नहीं, कोई भी टाइप ऑफ ब्लीडिंग, बहुत ब्लीडिंग हो रहा है ऐसा कंडीशन में पेशेंट का कंडीशन इंप्रूव करने के लिए हम लोग को हॉस्पिटल लेकर जाना है जितना जल्दी हो सके। ओके, दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ ब्लीडिंग।